तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका प्लस माइनस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपने फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अगर किसी ने अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 15-15 मिनट के 2 वीडियोस में पूरे चैप्टर को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से डन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना ही क्यों है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। जो भी बच्चे बोर्ड टारगेट कर रहे हैं वहां पे होता क्या है कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत घुमाए हुए होते हैं। तो सिर्फ अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके जाइएगा एनसीईआरटी के तो बोर्ड में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ के जाते हो तो उसके क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं। तो अगर आप वो सॉल्व करके जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड के क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। हाँ, तो जो भी अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके पूरे सॉल्यूशंस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में जहां हमने ये चैप्टर खत्म किया था उसके डिस्क्रिप्शन में हमने क्विज इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो क्विज नहीं अटेम्प्ट किया है तो जाइए और जरूर से अटेम्प्ट करिए। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे लिंक्स आते हैं क्विजेस के, सारे नोट्स के लिंक और जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सारे क्वेश्चंस के उसके लिंक भी आते हैं। तो आप हमें वहां जाके फॉलो करिए ताकि आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू ही रहेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज Which one of the following sets of phenomena would increase on raising the temperature? तो क्या सारे फेनोमेना है जो इंक्रीज करेंगे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि 4 ऑप्शंस क्या हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज डिफ्यूजन, इवापोरेशन और कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन की भी रेट बढ़ जाएगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बहुत जल्दी होगा, इसलिए डिफ्यूजन डिपेंड करता है और इंक्रीज भी करता है टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पे। अब बात करते हैं इवापोरेशन के बारे में। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन में पढ़ रखा था कि कैसे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन के। अगर हम इवापोरेशन के रेट को हमें बढ़ाना है तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, बस सिंपल सी बात है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस यार ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन गलती कर देता है क्योंकि कंप्रेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के रैंडम मूवमेंट बहुत स्पीड हो जाते हैं, तो गैस उस हालत में कंप्रेस नहीं हो पाएगा, वो एक्सपैंड करेगा और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के, ना कि कंप्रेशन ऑफ गैसेस के। तो कंप्रेशन ऑफ गैस का रेट घट जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें भी कंप्रेशन ऑफ गैसेस है। इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं और उसके टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हैं हम, तो उसमें अगर उसी इंस्टेंट पे अगर हम कोई सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं चीनी या फिर नमक, तो वो हम ऐड करते जाएंगे, उसकी सैचुरेशन डिले होते जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। सैचुरेशन पॉइंट ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाती है। अब जो तीसरा हमारा ऑप्शन है इवापोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इवापोरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी, और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी क्यों गलती होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन ऑफ गैसेस दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमने सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखा कि कैसे वो सही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वहां पर क्या होता है कि हमारे पास वक्त कम होता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और हमें ऑप्शंस छांटना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें या तो हम ऑप्शंस को एक एक करके देख सकते हैं जिसमें बहुत वक्त लग जाएगा, या फिर हम एकदम सटीक तरीके से ऑप्शन को छांट सकते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम न वेस्ट करना पड़े और सीधे सीधे ही हमें सही आंसर पता लग जाए कि हाँ कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहां पर आप जैसे देख रहे हैं चारों ऑप्शंस ए बी सी डी, तो हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना होता है चारों ऑप्शंस में। कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है चारों ऑप्शंस में जिसपे हम सोचें, ताकि अगर सिर्फ उतने पे सोच के हमें सही ऑप्शन का पता लग जाए। जैसे इन चारों ऑप्शंस में इवापोरेशन कॉमन था, तो हमें सोचना ही नहीं है कि इवापोरेशन डिपेंड करता है कि नहीं टेम्परेचर पे।
मे भी हमें आता हो या नहीं आता हो, लेकिन हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चारों ऑप्शंस में कॉमन है। अब बात करते हैं दूसरे किसी टर्म के बारे में, जैसे हम ले लें कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस यहाँ पर 3 ऑप्शंस में है, और अगर हमें ये पता है कि कंप्रेशन ऑफ गैसेस डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है टेम्परेचर के, तो सीधे सीधे हमारे ऑप्शंस ए, बी और डी गलती हो जाएंगे। तो हमें उस इंस्टेंट पे बाकी सारे टर्म्स के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, और सीधे हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन छाटे जाते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढिए और बस उतने पे सोचिए जहां आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलता है कि हाँ इस टर्म पे सोच के हाँ हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइम बचाया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट and found that gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. तो वो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमा एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई और वहां पर उसने क्या देखा, गैसेस को लिक्विफाई होते अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थे जहां पर गैस लिक्विफाई हो रहा था। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई कराना है तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर होगा वो अप्लाई करना पड़ेगा गैस पे। क्यों? क्योंकि गैसेस में पहले से ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता उनके पार्टिकल्स के बीच में। अब ये नहीं होने के कारण वो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हमें पार्टिकल्स को क्लोज लाना पड़ेगा। तो अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं उन पार्टिकल्स पे, उस केस में ही वो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, उनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और तभी वो लिक्विफाई हो पाएंगे। तो यहां से हमें पता चल गया कि प्रेशर हाई होना चाहिए, उस केस में ही गैसेस लिक्विफाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई कराना है, ठीक है, तो हमें उस केस में टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस गैस को कूल नहीं करेंगे तो उसके पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट तेजी से करते रहेंगे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो रैंडम मूवमेंट तेजी से करेंगे, जो कि हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें गैसेस को लिक्विफाई कराना है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटा देंगे, और टेम्परेचर जैसे ही घटेगा गैसेस लिक्विफाई होने लगेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें हमें क्लियर हो गई। तो इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रखेंगे, और हाई प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को लो रखेंगे, उस केसेस में ही हमारा गैस लिक्विफाई हो पाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। ये हमें पता है कि फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की, वो उनके लिए यूनिक होती है। अब बात करते हैं ये किस पॉइंट में हमने पढ़ा था, तो ये था रिजिडिटी के पॉइंट में। रिजिडिटी में था कि कैसे सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ उसी से क्वेश्चन पूछा गया, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो नहीं, हमें पता है लिक्विड्स भी बिहेव करते हैं एज फ्लूइड्स। फिर सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो नहीं, हमें पता है कि सॉलिड रिजिड होता है, वो फ्लो नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है फ्लो करने की, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब जो हमारा तीसरा था वो था गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं, दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, दोनों की टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। अब जो हमारा ऑप्शन डी था वो है ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो हमें पता है कि गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है गैसेस में और लिक्विड्स में कंपेयर टू सॉलिड्स, इसलिए ये दोनों चीजें, ये दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर फ्लो कर सकते हैं और सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, वो रिजिड होता है, वो हार्ड होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ड्यूरिंग समर वाटर kept in an earthen pot, मटका गांव में हमने देख रखा है, becomes cool because of the phenomenon of। ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो गर्मी में हमने देखा है कि मटके में रखा पानी कैसे ठंडा हो जाता है। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं वो है डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस और इवापोरेशन। तो हम एक एक करके ये सारे चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले
डिफ्यूजन हमें पता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स। तो डिफ्यूजन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मटके में रखा हुए पानी को ठंडा करने में। दूसरा जो है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन हमें पता है कि प्लांट्स में होती है, कैसे इवापोरेशन के हेल्प से पानी जो है वो निचले पार्ट जो रहते हैं प्लांट्स के उससे ऊपर आते हुए ट्रांसपायर करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्लियर हो गया, और ये भी प्लांट्स में होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं अर्थन पॉट से। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ रखा है कि कैसे लेस कंसंट्रेट, जहां पे पार्टिकल्स का लेस कंसंट्रेशन होता है वहां से चीजें मूव करके चली जाती हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बीच में जिसके वजह से ऑस्मोसिस पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ऑस्मोसिस का, पर ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक मटके को ठंडा करने में। ऑस्मोसिस को हम डिस्कस करेंगे बाद में अच्छे से, फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और चीजें मूव करती हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब लो कंसंट्रेशन किस चीज की, तो सॉल्यूट की, पार्टिकल्स की, ना कि वाटर की। वाटर का उस तरफ हायर कंसंट्रेशन होगा और जिधर मूव कर रहा है उधर लोअर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड। और फिर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है इवापोरेशन। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट को कॉज करता है, कैसे मटके से पानी रिसता है, बाहर निकलता है, और फिर इवापोरेशन के कारण वो वेपर बन के उड़ जाता है और मटके को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। दैट्स वाई उसके अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पांचवा क्वेश्चन है। दैट इज, ए फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? यहां बात हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर की, यानी कि जिसमें सबसे कम फोर्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा वो राइट हैंड साइड होगा। यहाँ पर चीजें दी गई हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। तो सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो इन सारे ऑप्शंस में राइट हैंड साइड में जिसमें सॉलिड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें गैसेस होंगे, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चेकआउट करिए ऑप्शन सी को, वहां पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है और जो शुगर है जो कि हमारा सॉलिड है वो राइट हैंड साइड में है। तो ऑर्डर कैसे है, ऑक्सीजन जो कि गैस है जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जिसमें सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में शुगर हमारा वो राइट हैंड साइड में है। बीच में वाटर है जो कि हमारा लिक्विड है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने छठे क्वेश्चन के बारे में। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस नहीं किया था, पर यहाँ क्वेश्चन के हेल्प से हम इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। ठीक है, और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। तो अगर कोई चीज डिग्री सेल्सियस में दी गई है, ठीक है, और उसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हमें उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा बस। अगर हम उस वैल्यू में 273 ऐड करते हैं तो हमें उसकी केल्विन में जो वैल्यू होती है वो मिल जाएगी। तो अगर हम 25 में 273 ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 298। अगर हम 38 में ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 311, और हमें 66 में ऐड करते हैं अगर 273 को तो हमें मिलता है 339। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो 298, 311 और 339 यही करेक्ट ऑर्डर है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें चारों ऑप्शंस को बहुत सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, हम कोई भी ऑप्शन इसमें स्किप नहीं कर सकते। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये पहला ही सही हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सब्लिमेशन में कैसे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाता है गैसेस स्टेट में, वेपर्स में, विदाउट टर्निंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। पर बात करते हैं अपने बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में कि वो कैसे गलत है। तो जो अपना सेकेंड ऑप्शन है वो कहता है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है वेपोराइजेशन के बारे में नहीं, डिपोजिशन के बारे में, कैसे वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। तो ये डिपोजिशन के बारे में कहा जा रहा है। वेपोराइजेशन होता है वहां पर जहां पर हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं
वेपर फेज में, गैसेस स्टेट में, तो हीट प्रोवाइड करके उस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन, ना कि इस प्रोसेस को, इसे हम डिपोजिशन कहेंगे। अब जो तीसरा है वो है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, वेपर्स को सॉलिड में कन्वर्ट करना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो अभी मैंने जस्ट कहा है इसे डिपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर फ्रीजिंग की बात हुई है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फ्रीजिंग का हमें पता है कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। और जो हमारा चौथा पॉइंट था वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, ना कि सब्लिमेशन। तो हमारा ऑप्शन ए यहां पर सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइएथाइल ईथर, एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स नहीं पता है तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। Which one of the following correctly represents their boiling points in Kelvin scale? तो केल्विन स्केल का ट्रिक अभी मैंने जस्ट बताया कि जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें हमें 273 ऐड करना होता है बस, और हमें उसकी केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम ऐड करते हैं 35 में 273 तो हमें मिलता है 308। अगर हम 56 में 273 को ऐड करें तो हमें मिलेगा 329, और 118 के लिए हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 391। तो 308, 329 एंड 391। तो ऑप्शन सी देखिए, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो उसमें क्या लिखा है, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन में पढ़ा था, कुछ 3-4 फैक्टर से। देखते हैं अपने ऑप्शंस में क्या लिखा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सीधे सीधे सही हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था रेट ऑफ इवापोरेशन। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, पर चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये सीधे सीधे गलत है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन टेम्परेचर के। जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज सी, लेस्ट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तभी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये चीज भी गलत हो जाता है, लेस नहीं होगा, मोर हो सकता था, ग्रेटर हो सकता था। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। तो अगर हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं वाटर में तो उस केस में इवापोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। सॉल्यूट ऐड करने की वजह से उसके कुछ पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि जो रेट है इवापोरेशन का उसको वो हैम्पर करेगा, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल्स आने की वजह से उस तरीके की इवापोरेशन नहीं हो पाएगी, उस तरीके का रेट नहीं रहेगा उसका जैसे पहले था। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब बढ़ते हैं आगे, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो यहाँ पर कुछ 3-4 कंडीशंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किन केसेस में हमारे जो हाइड्रोजन गैस है उनके मॉलिक्यूल्स के जो बीच की दूरी है वो इंक्रीज करेगी। तो जो पहला अपना है वो है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स थे वो क्लोज आएंगे, ना कि दूर जाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये गलती हो जाता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उस केस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जाएंगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। अगर हम कंटेनर से गैसेस को लीक कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, तो इसे हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इस केस में दूर हो रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो सही होगा। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं तो गैस उतना ज्यादा एक्सपैंड करता जाएगा। तो इस पॉइंट में भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा वो भी सही है। अब चौथे पॉइंट को देखते हैं, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर कंटेनर की वॉल्यूम सेम है और उसमें हम ज्यादा गैस डालते जाएं तो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के करीब आते जाएंगे, ना कि दूर होते जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। 1 और 4 ये नहीं होगा और 2 और 3
ये दोनों पॉइंट सही हैं, ये दोनों फेवरेबल हैं। इस केसेस में ही हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अब जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहां तक एमसीक्यू था। तो अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो पढ़ता हूं। A sample of water under study was found to boil at 102 डिग्री सेल्सियस at normal temperature and pressure। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में एक सैंपल ऑफ वाटर है जो कि 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है। तो क्या वाटर प्योर है? विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस? कमेंट। तो हमें पता है कि वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो प्योर है। तो यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि वाटर प्योर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों ही कंडीशंस नॉर्मल हैं। तो उस केस में उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना चाहिए था, पर वो 102 पे कर रहा है, इस वजह से वो वाटर प्योर नहीं है। अब क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज करेगा? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर की वो है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तो वाटर के प्योर ना होने की वजह से वो हमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट में, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं करेगा, वो किसी कम टेम्परेचर पे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीज करेगा। अगर हम किसी भी तरह की इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट बॉईल करता है। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वही वाटर हो गया या फिर किसी भी तरीके का सॉल्वेंट हो गया, तो उसमें एक डिप्रेशन दिखता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था तो वो उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो ये थी एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज की कुछ बिहेवियर सॉल्वेंट में। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो ए स्टूडेंट हीट्स ए बीकर कंटेनिंग आइस और वाटर। He measures the temperature of the content of the beaker as a function of time. Which of the following would correctly represent the result? Just justify your choice. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 ग्राफ्स बनाए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वो एक बीकर लेता है जिसमें आइस और वाटर दोनों ही हैं। वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है बीकर को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो 4 ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं, यहां पर आप ध्यान से देखें, अगर ऑप्शन डी जो है, तो वहां पर क्या है कि एकदम स्टार्ट में जब हम टेम्परेचर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस बीकर को, तो टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा है। हमने लैटेंट हीट का कंसेप्ट पढ़ा था कि कैसे लैटेंट हीट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट होता है और हम हीट प्रोवाइड करते हैं और वो स्टेट को चेंज करने में लग जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो ग्राफ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा। और बाद में जब वो पूरी तरीके से मेल्ट कर जा रहा है तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है और लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइस इसी तरीके से मेल्ट करेगा और उस दौरान हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। वहां पर लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट था। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, वो होने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं, तो मैं पढ़ता हूं एक एक करके। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है, अगर हम इवापोरेशन करते हैं लिक्विड का रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा। तो इवापोरेशन की वजह से हमें पता है कि कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा वो कूलिंग होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है। At room temperature, the forces of attraction between the particles of solid substances are dash than those which exist in the gaseous state। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे जो अट्रैक्शन के फोर्सेस होते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स में, वो गैसियस सब्सटेंस के कंपेयर्ड में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। तो हमें पता है कि सॉलिड सब्सटेंसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गैसियस, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा इसका आंसर। तो जो अपना तीसरा क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। तो यहाँ पर हमें 2 ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले बात हो रही है उस स्टेट की जिसमें लेस ऑर्डर होता है, जिनके पार्टिकल्स के बीच की जो अरेंजमेंट होती है वो लेस ऑर्डर्ड होती है। तो हमें पता है कि सॉलिड बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज होता है, तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट विथ कंपेयर टू सॉलिड लेस ऑर्डर्ड रहता है। और जहां पर जो हमारा सेकंड ब्लैंक है, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट, तो
हमने पढ़ रखा है कि गैसियस में बिल्कुल ऑर्डर ही नहीं होता है, तो यहाँ पर जो पहला ब्लैंक है उसमें लिक्विड होगा और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें हमारा हो जाएगा गैसियस स्टेट। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, वो है डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट। तो इसमें हमारा जो पहला ब्लैंक है वो इंडिकेट कर रहा है हमें सब्लिमेशन की तरफ, क्योंकि सॉलिड स्टेट उस केस में डायरेक्टली टर्न हो जाता है वेपर स्टेट में विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर जो अगला ब्लैंक है उसमें लिक्विड होगा, पहले में सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन एंड लिक्विड, दिस इज द आंसर। तो अपना जो पांचवा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट, लिक्विड का गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर रीच नहीं कर रहा है और तब भी लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस फेनोमेनन को कहते हैं हम इवापोरेशन। ये हमने पढ़ रखा था इवापोरेशन में। तो यहाँ पर जो पांचवा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर होगा इवापोरेशन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, जिसमें मैच द कॉलम्स दिया हुआ है। यहाँ पर हमें फिजिकल क्वांटिटीज को उनके एसआई यूनिट्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है प्रेशर। प्रेशर है उसका एसआई यूनिट होता है पास्कल और वो कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। अब जो सेकंड है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन और उसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। फिर बात आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, दैट्स व्हाई डेंसिटी की होगी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब बात करते हैं मास के बारे में। अभी मैंने जस्ट कहा कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। और अगला जो है हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। तो यहां तक सब क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां भी मैच द कॉलम है, द नॉन एसआई एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रेस्पेक्टिवली, मैच द यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं और नॉन एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को हमें एक दूसरे के साथ मैच करना है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अपना पॉइंट है डिग्री सेल्सियस। तो हमने पढ़ रखा है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों टेम्परेचर से रिलेट होते हैं, दैट्स वाई हम इन दोनों को मैच करेंगे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सेंटीमीटर। तो दूसरे कॉलम में आप देखिए मीटर लिखा हुआ है, ये दोनों लेंथ को मेजर करता है, तो इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर इज मैच्ड विथ मीटर। अब यहाँ पर है अगला जो हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एक तरफ और दूसरे तरफ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया यहाँ पर हमारा एसआई यूनिट, और जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो है हमारा नॉन एसआई यूनिट। तो ये दोनों ही डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे उसकी फिजिकल क्वांटिटी को मापने का एक तरीका है, दैट्स वाई इन दोनों को हम मैच करेंगे। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बार। तो बार भी नॉन एसआई यूनिट है प्रेशर का। एसआई यूनिट क्या है? पास्कल, जो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया। तो पास्कल और बार दोनों प्रेशर को मापने का तरीका है। और फिर अगला जो पॉइंट है वो है मिलीग्राम। तो मास को मापने का तरीका होता है किलोग्राम, लेकिन मिलीग्राम एक नॉन एसआई यूनिट है, तो ये दोनों मास को मेजर करता है, दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो ये कमेंट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजर। ऑस्मोसिस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंटरमिक्सिंग होती है डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उसे हम कहते थे डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ये भी एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन ही है, पर इसमें होता क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। जहां पर लोअर कंसेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, वहां से चीजें मूव करती हैं हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम वाटर को देखें तो जिधर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा उधर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा यानी वाटर होगा, और जिधर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा उधर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा यानी वाटर होगा। जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो जिधर पानी ज्यादा है और जिधर पानी कम है तो वाटर फ्लो करेगा जिधर पानी कम है उसके तरफ। ठीक है, तो वाटर फ्लो कर रहा है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स के कंसेंट्रेशन की, तो पार्टिकल का कंसेंट्रेशन मूव करता है लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, अपोजिट ऑफ वाटर। तो ऑस्मोसिस ऐसे ही काम करता है। अगर वाटर की बात होती है तो उस केस में होगा हायर टू लोअर, और अगर बात करते हैं हम पार्टिकल्स के बारे में यानी सॉल्यूट के बारे में,
तो वो मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां तक चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में भी इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, यहां पर भी इंटरमिक्सिंग ही हो रही है पार्टिकल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज 17th नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो डिफ्यूजन है या फिर ऑस्मोसिस है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, स्वेलिंग अप ऑफ ए रेजिन, किशमिश हम खाते हैं उसकी बात हो रही है, ऑन कीपिंग इन वाटर, रेसिन होता है उसके का जो सरफेस होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है कि अगर हम पानी में उसे डालकर छोड़ दें तो पानी बाहर सॉल्वेंट है और अंदर उसके अंदर कंसंट्रेशन पानी की बहुत कम है, तो उसे पानी में डालने की वजह से क्या होगा कि पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जिधर है उधर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ ये चीज मूव कर रही है। तो ये हुआ ऑस्मोसिस का एग्जांपल। बात करते हैं अपना जो सेकंड पॉइंट है, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। जब हम छींकते हैं और वायरस स्प्रेड करता है उस केस को हम क्या बोलेंगे। तो डिफ्यूजन में क्या होता था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो जब हम हवा में छींकते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग होता है वायरस का गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उस केस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कॉमन सॉल्ट। जब एक अर्थवॉर्म सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तब उसकी डेथ हो जाती है। इसका कारण ऑस्मोसिस होता है क्योंकि उसका जो स्किन होता है अर्थवॉर्म का वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है और वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। जो उसके बॉडी के अंदर के जो लिक्विड्स होते हैं वो बाहर कांटेक्ट में आने की वजह से नमक के वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, उसके बॉडी से सारे फ्लूइड्स निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल है और इस वजह से अर्थवॉर्म की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं अपना जो चौथा पॉइंट है, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन द थिक शुगर सिरप। तो इस केस में भी ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आ जाता है। पानी बाहर कम है और अंदर ज्यादा है तो अंदर का पानी बाहर की तरफ मूव कर जाता है। जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो ग्रेप्स में ज्यादा थी और उस वजह से जो ग्रेप है हमारा वो श्रिंक कर जाता है और उसके अंदर का पानी शुगर सिरप में मिल जाता है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अपना जो अगला पॉइंट है, प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट। पिकल्स मतलब अचार। तो जो सॉल्ट में हम लोग अचार को प्रिजर्व करके रखते हैं, इसका जो एग्जांपल है ये भी ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाला। वाटर का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप हायर से लोअर कंसंट्रेशन बोलते हो तो ये वाटर का होता है या फिर सॉल्वेंट का होता है, लेकिन जब आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन बोलते हो तो ये पार्टिकल्स का होता है, पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट का होता है। तो चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू द हाउस। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिफ्यूजन में कि कैसे एक अगरबत्ती जलने पे पूरे रूम में अपना ओडर फैला देती है। तो यहां पर भी वही हो रहा है, जब एक केक बेक किया जाता है उस केस में उसकी जो स्मेल फैलती है रूम में वो इस वजह से फैलती है क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है। कैसे गैसेस में इंटरमिक्स कर जाते हैं केक्स के पार्टिकल, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा था। तो अपना जो अगला पॉइंट है दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये भी एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। ऑक्सीजन है जो डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में, वो एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल्स या फिर स्किन के मदद से ऑस्मोसिस के हेल्प से वो रिस्पायर करती हैं। जो ऑक्सीजन डिसॉल्व किया हुआ था वाटर में उससे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, वाटर एज आइस हैज ए कूलिंग इफेक्ट वेयर एज वाटर एज ए स्टीम मेक आउट सेवियर बर्न्स, एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम में जो ज्यादा एनर्जी होती है वो सराउंडिंग से ज्यादा एनर्जी लेकर खुद को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो वो हमें ज्यादा सीवियर बर्न दे सकता है। और अगर हम बात करें आइस की, तो अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है तो उसने अपने सारे एनर्जी को, सारे हीट को पास कर दिया सराउंडिंग्स को, तो वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा वाटर एज आइस। और बात करें स्टीम की, तो स्टीम ज्यादा एनर्जी पे है, वो सराउंडिंग से ज्यादा एनर्जी लेकर खुद को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है उसने, तो वो ज्यादा हमें सीवियर बर्न दे सकता है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। Alka was making tea in a kettle. Suddenly, she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling on the kettle. Comment. तो हमारा जो स्टीम होता है और जो वाटर होता है, जो बॉइलिंग वाटर है,
वो दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, दोनों की टेम्परेचर सेम होती है। स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो हमें ज्यादा सीवियर बर्न दे सकता है इस वजह से क्योंकि उसके पास लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के वजह से बॉइलिंग वाटर खुद को कन्वर्ट कर पाता है वेपर फेज में, गैसेस स्टेट में। तो जो स्टीम है हमारा उसके पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू जो बॉइलिंग वाटर है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर दोनों की ही सेम होती है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टेम्परेचर को रेज नहीं करता है, वो हेल्प करता है उसके स्टेट को बदलने में। दैट्स वाई बॉइलिंग वाटर कन्वर्ट हो पाता है स्टीम में, पर दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, तो टेम्परेचर हायर नहीं होगा स्टीम का, वो बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे होगा बॉइलिंग वाटर के, पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी स्टीम की, और दैट्स वाई वो हमें सीवियर बर्न भी ज्यादा दे सकता है अगर हम बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में बात करें। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो बताना है हमें कि जो कंडीशन दी गई है वो कौन सा ग्राफ सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो क्वेश्चन है, ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर इज लेसर देन 0 डिग्री सेल्सियस। If you could measure the temperature of the content of the tumbler, which of the following graphs would correctly represent the change in its temperature as a function of time? तो फंक्शन ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, और हमें बताना है कि इस कंडीशन को सही तरीके से कौन सा ग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम ग्राफ ए पे ध्यान देंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि वाटर इनिशियली कूल हो रहा है अंटिल इट रीचेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम खौलते पानी को रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर कम होगा और वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में कि कैसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है, और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वहां पर जाकर वो कांस्टेंट हो जा रहा है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट आ जाता है लैटेंट हीट का। इसे हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर टेम्परेचर रेज नहीं करेगा क्योंकि लैटेंट हीट स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है, और उस पूरे दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो कि सीधे लाइन से डिनोट किया गया है उस ग्राफ में। और उसके बाद अगेन जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है टेम्परेचर, तो उसके लिए ग्राफ नीचे की तरफ गया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपना जो 21 नंबर क्वेश्चन है। लुक एट फिगर 1.3 एंड सजेस्ट इन विच ऑफ द वेसल्स ए, बी, सी और डी the rate of evaporation will be the highest, explain। तो अगर हम गौर से चारों फिगर्स को देखते हैं ए, बी, सी और डी, तो जो पंखा है वो सी के तरफ मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है सरफेस एरिया का। अगर हम चारों की सरफेस एरिया को कंपेयर करते हैं ए, बी, सी और डी को, तो लगभग ए की, सी की और डी की तीनों की सरफेस एरिया सेम है और बी की सबसे कम है। तो बी को हम सीधे ही छाट देंगे क्योंकि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन। अब बात करते हैं ए, सी और डी में। तो क्योंकि पंखा सी के तरफ मुड़ा हुआ है, दैट्स वाई वहां पर विंड स्पीड ज्यादा होगी, वहां पर एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम मूवमेंट ज्यादा करेंगे, और दैट्स वाई वहां पे इवापोरेशन की रेट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि फैन हेल्प करेगा उसके पार्टिकल्स को इवापोरेशन में, और दैट्स वाई उसका रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज जो इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड to vapor is called sublimation. Name the term used to denote the conversion of vapor to solid. इस टर्म को कहते हैं हम डिपोजिशन। जब वेपर से हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट टर्निंग इनटू ए लिक्विड, उस चीज को हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो व्हाट इज मीन्ड बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट होता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा होता है और उस वक्त जो हीट प्रोवाइड की जाती है सॉलिड को अपना स्टेट चेंज करने के लिए ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लैटेंट हीट जहां भी आएगा वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट ऑफ मैटर बदलता है। तो यहाँ पे भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड, और कॉन्सेप्ट आया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का।